हम लोग छंद प्रकरण पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा कि छंद किसे कहते हैं, छंद के क्या प्रकार हैं, छंद का क्या महत्व है। संभवतः सारी छात्राएं पिछली कक्षाओं में भी थी। उसके बाद में हम लोगों ने गण निर्धारण का सूत्र समझा, या माता राजभान सलगम किस प्रकार से उस पर गण चिन्ह लगाते हैं, और हमें गणों को याद करने के लिए सिर्फ एक सूत्र मात्र को याद करना आवश्यक है। उसके बाद में हम गण आराम से याद रख सकते हैं। गण 8 है। इसके बाद में हम लोग एक मात्र मात्रिक छंद जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है आर्य, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज से हम आगे अध्ययन करते हैं। मात्रिक छंद के बाद में हमारे सिलेबस में है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद किसे कहते हैं? वार्णिक छंद वे होते हैं जिनमें वर्णों की संख्या एवं क्रम की गणना होती है। ठीक है, वर्णों की क्या होता है? वर्णों की गिनती होती है। उसमें मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, उसी प्रकार से वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है। ये हम सब लोग अध्ययन कर चुके थे आर्य छंद। वार्णिक छंद भी बेटा जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। वो क्या कहते हैं? इसमें कुछ वही है, देखो, समवृत्त, विषमवृत्त और अर्धसमवृत्त 3 थे। समवृत्त वे थे जिनके चारों चरणों में वर्णों की संख्या एवं क्रम समान होता था, यानी पहला चरण, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ, चारों चरण समान होते थे। अर्धसमवृत्त वे थे जिनमें आधा समान, यानी पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा चरण समान होता था। याद आ रहा है? और विषमवृत्त वे थे जिनमें चारों चरण असमान होते हैं। इनमें से हमारा जो अनुष्टुप छंद है वो कैसा छंद है? हम लोग उसका भी पढ़ चुके हैं, समवृत्त, यानी इसके चारों चरण समान होते हैं। तो अनुष्टुप छंद, इसे बेटा श्लोक भी कहते हैं। कई बार इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, श्लोक छंद या अनुष्टुप छंद। इसका लक्षण क्या है? श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। श्लोक छंद में षष्ठम माने छठे वर्ण को, गुरु माने गुरु, गेयम माने जानना चाहिए, सर्वत्र लघु पंचमम, पांचवा वर्ण सर्वत्र माने चारों चरणों में लघु होता है, द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, सप्तम वर्ण दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व होता है, दीर्घम अन्ययोः, और अन्य चरणों में दीर्घ होता है। अन्य कौन से? पहले और तीसरे चरण में। अब देखो बेटा दोबारा से, अनुष्टुप या श्लोक छंद एक वार्णिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 8 वर्ण। अब 8 वर्णों में से यहाँ पे सिर्फ इस छंद में सिर्फ 3 वर्णों की बात कही गई। यदि वो इस तरीके से मिलते तो हम अनुष्टुप छंद का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें देखिए, जो छठा वर्ण होगा, जब भी हम गिनती करेंगे, छठा वर्ण हमेशा क्या होगा? गुरुर्गेयम, गुरु। जब भी हम उदाहरण से प्रैक्टिस करेंगे स्पष्ट हो जाएगा। छठा वर्ण हर जगह गुरु होगा। पंचमम, पांचवा वर्ण हर जगह लघु होगा। और जो सातवां वर्ण है वो 2 चरणों में तो लघु होगा और 2 चरणों में गुरु होगा। तो कौन से 2 चरणों में लघु होगा? द्विचतुष्पादयोः, दूसरे और चौथे चरण में तो सातवां अक्षर लघु होता है, और अन्ययोः यानी उनके अतिरिक्त, किनके अतिरिक्त? दूसरे और चौथे चरण के अतिरिक्त कौन से बचे? पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर क्या होगा? गुरु होगा। तो अब हम समझ गए कि छठा तो हमेशा क्या होगा? गुरु, पांचवा लघु, और जो सातवां है पहले और तीसरे में तो गुरु होगा और दूसरे और चौथे में लघु होगा। अब देखो बेटा उदाहरण, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसवम हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरहसः। अब इसमें पहले में देखो, अब यहाँ से यदि हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं, सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखो बेटा, गिनती जब तुम स्टार्ट करोगे इसकी, तवास्मी, अब हम पहले सबसे पहले वर्ण गिनेंगे ताकि हम लोगों को ये पता चलता चला जाए कि कौन से में क्या है। ता 1 2, इस आधे को हम गिनेंगे नहीं, पहले भी मैंने बताया था, आधा वर्ण ना तो उस पर चिन्ह लगेगा ना गिनेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 वर्ण हो गए, चौथा, पांचवा। ता हमारा पांचवा वर्ण है, रा हमारा छठा वर्ण है, गा हमारा सातवां वर्ण है, और ना ये 8 वर्ण। यानी प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 8 वर्ण। ठीक है, इसमें 8 हो गए। इसमें दोनों 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8, यहाँ भी 8 वर्ण हो गए। एष राजेव दुष्यंतः, यहाँ देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ना तो हम आदि शाह को गिनेंगे ना हम आदि ना को गिनेंगे, तो हमारे 8 वर्ण हो गए। सभी को समझ में आ रहा है? सोनल, पायल बेटा कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। आगे देखो सारंगेणाति रह से नीचे वाले में भी जब तुम देखोगे तो उसमें भी बेटे कितने वर्ण है? 8 वर्ण है। एक मिनट तो अब देखो यहाँ पे, अब हम जब चिन्ह लगाना शुरू करेंगे नीचे गिन लो। सारंगेणाति रहसा में सा एक, रा पे रा दूसरा, गायणा ये जो है तीसरा, णा चौथा, ती पांचवा, र छठा, हा सातवां और सा आठवां। ठीक है, पहली चीज तो हमारी कंप्लीट हुई कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे। अब इसमें आगे क्या बताया गया है कि हर चरण का 5वां वर्ण लघु होगा। अब जल्दी से सबका 5वां वर्ण गिनते जाओ और उस पर चिन्ह देखते हैं कि क्या लघु आ रहा है या दीर्घ आ रहा है। अभी हम देखते हैं। तो देखो बेटा तवास्वी वाली पंक्ति में देखो 5वां वर्ण कौन सा आ रहा है हमारा? त, लघु है। दूसरी पंक्ति में देखो हा री ना प्र सा, सा हमारा 5वां वर्ण है, लघु है। एष राजीव दुष्यंतः, उसमें देखो वह हमारा 5वां वर्ण है, लघु है। और इसके बाद में सारंगेणाति रहसा, सारंगेणाति, ती हमारा 5वां वर्ण है, लघु है। समझ में आ गया सभी को? 5वां वर्ण हमारा हर जगह लघु होगा। तो हमने देखा हमारे श्लोक के उदाहरण, जो हमारा उदाहरण है उसमें हर जगह 5वां वर्ण लघु है। अब हम छठा वर्ण देखते हैं। छठा वर्ण देखो जल्दी से, जिसकी तरफ से आवाज आ रही है वो बंद करो माइक। सोनल, रा गुरु है छठा वर्ण पहले चरण में। दूसरे चरण में भम, भम, भा तो है बेटा लघु होता, लेकिन अनुस्वार है उसके ऊपर इसलिए वो गुरु हो गया, तो हमारा छठा वर्ण गुरु हो गया। एष राजीव दुष्यंतः, दु हमारा लघु होता लेकिन उसके आगे आधा शाह है यानी संयुक्त व्यंजन है, तो दु हमारा गुरु हो गया। और लास्ट वाले चरण में र, उसके ऊपर अनुस्वार है इसलिए वो गुरु हो गया, यानी छठा वर्ण हमारे लिए हर जगह गुरु मिल गया। 5वां लघु हो गया, छठा गुरु हो गया। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो 7वां वर्ण। 7वां वर्ण 2 जगह तो गुरु होगा, यानी कौन कौन से चरणों में? दूसरे और चौथे में, और पहले और तीसरे में लघु होगा। पहले और तीसरे में 7वां वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। तो पहले में देखते हैं गुरु है क्या। रा के बाद में जो हमारा अगला वर्ण है 7वां गे, गुरु है। इसी प्रकार से तीसरे चरण में आ जाओ सीधा, य हमारा लघु है लेकिन उसके आगे संयुक्त व्यंजन है न, इसलिए वो गुरु हो गया, तो हमारा यह गुरु है। यानी कि 7वां वर्ण पहले और तीसरे चरण में गुरु हो गया। ठीक है, अब 7वां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में लघु होगा, तो दूसरी पंक्ति देखते हैं। हारिणा प्रसभम ह्री, हृतः, ये ना, इसमें देखो ये हा जो है वो लघु है, लघु यहाँ पे लघु है तो लघु रहा। ये छोटा री है इसलिए इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना, गुरु हो जाएगा। ठीक है, हमारे ह्रस्व वर्ण कौन से थे? आ ई उ री और ली। ठीक है, तो ये लघु रहा। और अंतिम पंक्ति सारंगेणाति रहसा, हा, ये लघु है। सभी को स्पष्ट हो गया होगा? तो श्लोक छंद या अनुष्टुप छंद वह होता है जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, जिसमें छठा वर्ण, 5वां वर्ण तो हमेशा लघु होगा, छठा वर्ण हर जगह गुरु होगा, 7वां वर्ण पहले और तीसरे चरण में तो गुरु होगा और दूसरे और चौथे चरण में क्या होगा? लघु होगा। हम लोगों ने उदाहरण में लगा के देखा। अब आप इसके बाद में प्रैक्टिस करना। जो अनुष्टुप छंद के उदाहरण दिखाई देते हैं उनमें आप प्रैक्टिस करके देखना कि क्या यह नियम फॉलो हो रहा है। यदि इस तरीके से 1-2 आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको यह छंद पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सारे श्लोक अनुष्टुप छंद में, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप कोई भी अपना जो आपके पास ग्रंथ अवेलेबल है उस पर प्रैक्टिस करोगे। यहाँ तक अनुष्टुप छंद सबको समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा मैं ये जो कह रही थी कि हमें जैसे अनुष्टुप छंद है, एक तो मैं इस तरीके से बोलूं तवास्मी गीत रागेण, और मैं बता रही थी तुम्हें कि हम इसे गाकर बोल सकते हैं, ताकि आप लोग कभी भी श्लोक पाठ प्रतियोगिता में भाग लो तो आप उस तरीके से सीखो। तो किस तरीके से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं? हम वो चीज हम उसके लक्षण पे भी घटित कर सकते हैं। लक्षण भी जो देखा जाए ना बेटा, उसका जो भी जहां तक आप आगे देखोगे लक्षण भी उसका उदाहरण ही जैसा ही होता है, उस पे भी आप चिन्ह लगाओगे तो वही नियम आपका फॉलो होगा, लघु गुरु छठा वर्ण पांचवा उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आप देखो मैं गा के बता रही हूँ। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्नयो। एक तवास्मी गीत रागेण, एक तो नॉर्मल तरीके से बोले तवास्मी गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यंतः सारंगेणातिरहसा। और एक हम इस तरीके से इसको अनुष्टुप छंद की तवास्मी गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृता एष राजेव दुष्यंता सारंगेणातिरहसा। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, अनुष्टुप छंद में देख आप उसे गा के बोल सकते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोष्कर्मणि। तो यह है अनुष्टुप छंद। समझ में आया? इसके बाद में यदि तुम्हें चाहो तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम ये वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए। इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। ये सबको समझ में आ गया अनुष्टुप छंद। अब हमारा आगे अगला छंद है इंद्रवज्रा छंद। ठीक है, एक मिनट में इस पे से क्या अब देखिए इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद किसे कहेंगे? इंद्रवज्रा छंद भी बेटा हमारा वार्णिक छंद है। इसका लक्षण है शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगऊगः। इंद्रवज्रा छंद वह है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। अनुष्टुप में 8 थे, इसमें 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरणों में क्रमशः तगण तगण जगण तथा 2 गुरु वर्ण होते हैं। देखो दिखाई दे रहा है शादिंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा शाद माने होता है यदि, तौ माने 2 तगण, जा माने जगण और गौ माने 2 गुरु जहां पर होते हैं। तो इंद्र वज्रा छंद वह होता है जिसमें क्रमशः प्रत्येक चरण में तगण तगण जगण तथा 2 गुरु वर्ण होते हैं और यति 5 वर्णों के बाद होती है। यति माने थोड़ा विश्राम, ये मैंने बताया था तुम्हें पहले। अब इसका उदाहरण देखो, स्पष्ट होता जाएगा। और गण मैंने बताया था, जब चिन्ह बताए थे कि 3 वर्णों के समूह को बनाएंगे और फिर उसको अपन गण, ये कैसे बताओगे कि गुरु गुरु लघु है, ये तगण है जगण है, कैसे निर्धारित करोगे? जल्दी से साइड में या तो अपने रिमाइंड तुम्हें अपनी याद है या साइड में अपनी कॉपी पे एक तरफ लिख लो, यमाता राजभान सलगम, उससे सारे गणों को निकाल के उसके चिन्ह देख लो कि भाई यगण का चिन्ह क्या है, मगण का चिन्ह क्या है, तो तुम देखोगे और उसके चिन्ह लगा लो तो तुम्हें आसानी से हो जाएगा। अच्छा ये गुरु गुरु लघु है, ये तो तगण का है। ये गुरु 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 तीनों गुरु हो तो ये मगण का है। लघु 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 तीनों लघु हो तो नगण का है। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका साइड में लिख लो अपना जल्दी से सूत्र, चिन्ह लगा लो और उस पे से अपने गण लिख लो, तो तुम किसी भी श्लोक पे आसानी से जल्दी कर सकते हो। और जब धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हें लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, स्मरण मात्र से ही हमें एकदम जैसे याद करते हैं, अच्छा य गण य माता, तो हमें एकदम चिन्ह याद आ जाते हैं, हम गण को निर्धारित कर पाते हैं। अब देखो अर्थवी कन्या परकीय एवं अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। अब देखिए इसमें गण गिनते हैं पहले, वो वर्ण गिनते हैं पहले बेटा। यहाँ पे देखिए सब लोग, और पहली प्रथम पंक्ति में जब हम गण गिनना वो वर्ण गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 वर्ण हो गए प्रथम पंक्ति में, सबको दिखाई दे रहा है मेरे? दूसरी पंक्ति में देखो 1 2 3 4 5, इसको गिनेंगे नहीं, 6 7 8 9 10 11। दूसरी पंक्ति में भी 11 वर्ण हो गए। तीसरी में देखो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11। तीसरी पंक्ति में भी 11 वर्ण है और चूंकि ये संवृत्त छंद है यानी चारों चरण समान होंगे, इसलिए इसे चारों चरणों में 11 वर्ण होंगे और चारों ही चरणों में जो तगन तगन जगन गुरु गुरु का क्रम है समान रहेगा। अंतिम पंक्ति में देखो बेटा, ता को गिनेंगे नहीं तो 1, 2, 3, 4, ना को नहीं गिनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, ना को नहीं गिनेंगे, 10, ता को नहीं गिनेंगे और 11 मां। सभी में 11 वर्ण हो गए चारों चरणों में। अब हम चिन्ह लगाते हैं प्रथम पंक्ति में। यदि हमने एक पंक्ति में देख लेंगे तो बेटा इसी तरीके से चारों पंक्ति में होंगे और सब लोग इसके बाद में कक्षा क्लास के बाद में सभी लोग चारों चरणों पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेटा क्या करो, अपनी श्लोक को अपनी कॉपी पे लिखना साफ साफ, और इसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए लिखते वक्त। यदि आपने जरा सा भी आपने जैसे गुरु कर दिया किसी को तो आप चिन्ह भी गलत लगाओगे तो आपका छंद पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए इसको बिल्कुल शुद्ध लिखना और उस पे चिन्ह लगा के देखना। जहां पे भी गलती होगी फिर उसको क्या करोगे, अपनी किताब से मैच करोगे, अपनी जो आपको पीपीटी शेयर की उससे मैच करना, तो आपको इससे स्पष्ट होता चला जाएगा। अब पहली पंक्ति देखो, अ, इस पे क्या आएगा, जिसको भी मतलब कुछ दिक्कत है कुछ है पूछ भी सकते हैं बेटा, माइक ऑन करके आप लोग बात कर सकते हो। आ पे क्या आएगा, लघु या गुरु? इस पे आएगा गुरु। क्यों बेटा, ऑन रख सकते हो, गुरु आएगा क्यों, क्योंकि आगे आधा र है, तो गुरु हो गया, थो गुरु हो गया हमारा, ही लघु हो गया, ये तो स्पष्ट है। का हमारा गुरु क्यों हो गया, आगे आधा ना है, या हमारा गुरु हुआ, पा लघु रा लघु की गुरु या लघु। ए हमारा गुरु है, क्यों, ये तो सिंगल वर्ण है ना, सही, यस। ए गुरु क्यों है यहाँ पे और वा गुरु क्यों है, जल्दी से बताओ सोच। मैंने बताया था पिछले कक्षा, पायल सोनल किसी को भी इसका आंसर बताया तो, ए गुरु क्यों है और वा गुरु क्यों है? बेटा याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे 5 ही ह्रस्व वर्ण है, आ, ई, उ, री और री। इसके बाद में सारे दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ। यानी चाहे ए छोटी हो चाहे ए बड़ी हो, ओ चाहे छोटा हो चाहे ओ बड़ा हो, वो हमेशा दीर्घ ही होंगे, ये मैं बता चुकी हूँ तुम्हें। और जब मैंने ये तुम्हें समझाया था तो मैंने उदाहरण से बताया था, एक तो ए पे गुरु आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ए पे गुरु है क्योंकि ए हमेशा, चाहे ये ए हो चाहे ए के ऊपर एक मात्रा बड़ी ए हो, दोनों ही हमेशा गुरु रहेंगे। ठीक है, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वह हमारा गुरु क्यों हुआ है लघु होने पे भी, क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा है, चरण के अंत में यदि आवश्यकता हो तो अंतिम वर्ण को गुरु मान लिया जाता है। तो ये अंतिम वर्ण है, आगे वालों में गुरु है लेकिन इसमें आवश्यकता थी, यहाँ पे नहीं हुआ तो हमने इसको गुरु मान लिया। ठीक है, तो हमारा गुरु गुरु लघु। अब हम इन 3 वर्णों का इस तरह से जोड़े बनाएंगे। जब हम जोड़े बनाते हैं तो उस पर चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह लगने के बाद में हम देखते हैं कि कौन सा गण बना। तो गुरु गुरु लघु किसका चिन्ह है, ये तगण का, ये भी तगण का, और लघु गुरु लघु जगण का है, और अंत ये 2 गुरु हैं। तो हमारा छंद का लक्षण क्या था, इंद्रवज्रा छंद में 11 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण तगण जगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। तो हमारा जो छंद है, जो लक्षण है, हमारा उदाहरण पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, सही है। इसी प्रकार से हम दूसरी पंक्ति में भी देख लें, गुरु गुरु लघु। ये गुरु क्यों हुआ माँ, क्योंकि आगे दिया है, दा और या है, विद्यालय मैंने तुम्हें समझाया था, दिया, इसमें दा और या होने से ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए माँ गुरु हो गया, या ये लघु रह गया। संप्रेष्य सम गुरु हो गया, प्रे में पे एक ही मात्रा है इसलिए गुरु, और नहीं भी होता तो भी गुरु हो जाता क्योंकि आगे आधा शाह है, या लघु पा लघु। री गुरु हुआ क्योंकि आगे ग्र में गा आधा है फिर रा है, तो ये री गुरु हो गया, ग ये लघु रह गया, ही गुरु, और ता क्योंकि अंत में विसर्ग है इसलिए गुरु हो गया। तो इस प्रकार से तगण तगण जगण गुरु गुरु, ये हमारा, इसी प्रकार से आप दोनों चरणों को भी समझ जाएंगे। तो ये हमारा इंद्रवज्रा छंद
होता है। यहाँ तक अभी किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यदि हम इंद्र वज्रा छंद को देखें तो हमारे 11 वर्ण है और अब इंद्र वज्रा छंद का हमें किस प्रकार से उच्चारण करना है, ठीक है। एक एक छंद को समझते जाओ बेटा और इस पे देखो। और अब देखना इस पे कितने वर्णों पर यति होती है, 5 वर्णों पे। यति का मैंने जब तुम्हें समझाया तो यति माने होता है विश्राम, थोड़ी सी देर के लिए रुकना। तो अब हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे होगा, अरिथो ही कन्या, थोड़ा विश्राम यहाँ पे हल्का सा देखना, रुकते हैं हम थोड़ा सा। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्या शिवांतरात्मा। इसको यदि हम नॉर्मल बोलते तो अर्थो हि कन्या परकीयैव, लेकिन हम इसे छंद की गायन शैली में देखें तो मैं एक बार पुनः तुम्हें उच्चारण करके बता रही हूँ बेटा। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्या शिवांतरात्मा, प्रत्यर्पितन्या शिवांतरात्मा। इस प्रकार से हम लोग इंद्रवज्रा छंद को भी देखते हैं। तो अभी तक आपको अनुष्टुप छंद और इंद्रवज्रा छंद हम लोगों ने पढ़ा। इंद्रवज्रा छंद के भी कतिपय और उदाहरणों को लेकर के आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। आज हम छंद में यही पढ़ेंगे, इसके आगे फिर हम आगे और छंद समझेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में समझ। अब यदि किसी को कुछ पूछना है इनमें, जो हमने 2 छंद पढ़े, हम आगे 2 छंद और अब आगे नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे कल। अभी तक बेटा कुछ किसी ने प्रैक्टिस की हो गण चिन्ह लगाने में, या किसी में किसी को कोई दिक्कत आई होगी तो आप सब वो पूछ सकते हो। और यदि नहीं है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आज की कक्षा के बाद में क्या करना, अनुष्टुप छंद और इंद्रवज्रा छंद को स्मरण कर लेना, उनका लक्षण दोनों का। उदाहरण पे बेटा साफ साफ अपनी कॉपी पे लिखना, उस पे चिन्ह लगा के देखना कि आपने जो समझा है वो सही आप पे उस पे आ रहा है नहीं आ रहा, ये समझना आवश्यकता है। और थोड़ी सी कक्षाओं में समझ लोगे तो यदि आपने जो समझ लिया तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या चिन्ह है, किस तरीके से लगना है। और यदि आपने कुछ भी गलती होती है आपसे चिन्ह लगाने में, कि आप लगा रहे हो गुरु, आप लगा रहे हो वहां पे लघु लेकिन आप जब उससे चेक कर रहे हो तो गुरु आ रहा है, या आप उस पर गुरु लगा रहे हो और चेक कर रहे हो तो लघु आ रहा है, इस तरह की किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको बेटा मार्क कर लो, वो कक्षा में जरूर पूछ लेना। यदि नहीं पूछोगे तो तुम्हारे अंदर वो हमेशा कंफ्यूजन रह जाएगा। ये चीजें हमेशा क्लियर कर लेना। तो इसके लिए तो मैं बार बार मैं कह रही हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करना साथ साथ, ठीक है। कोई कठिन नहीं है, आसानी से हम लोग इसे समझ सकते हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं तक रखेंगे, हम फिर अग्रिम कक्षा में आगे का अध्ययन करेंगे।